फर्स्ट डे क्लास आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। 6.2 में जो बेसिक टर्म और बेसिक फार्मूला जो इस्तेमाल होना है वो पहले आप समझ लें, क्योंकि वो बार बार घुमा फिरा के आपसे यही टर्म और यही फार्मूला आपसे पूछेगा। कैसे पूछेगा वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले आप समझें कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक खास किस्म का सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है भाई? आप ना डेली वेजेस पर रोजाना 50 रुपए जमा कर रहे हैं। पहले दिन आपके पास 50 रुपए हुए, दूसरे दिन फिर आपने 50 जमा कर लिए तो कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तीसरे दिन फिर आपने 50 जमा किए, कितने हो जाएंगे? 150। चौथे दिन फिर 50 जमा कर लिए तो कितने हो गए? 200। ऐसे 100 आप 50-50 जमा करते जाएंगे तो आपके पास एक सीक्वेंस बन जाएगा, वो मैंने लिख लिया। 50, 100, 150 और 200। अब देखिए इनमें जो है कॉमन डिफरेंस, यानी कि दूसरी टर्म में से पहली टर्म को आप माइनस करें तो क्या आ रहा है? 50। 100 माइनस 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। 150 माइनस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। 200 माइनस 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। इस तरह का जो सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम होता है, फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसको आप कहते हैं एपी। अब देखो 200 के बाद कौन सी टर्म आएगी? 250 आएगी। यानी कि आपको पता चल गया कि कॉमन वैल्यू, कॉमन डिफरेंस वैल्यू जो है आपकी फिक्स्ड है। तो आपने एक चीज आपने और याद रख लेनी है, जो भी मैंने बताई है वो आपने नोट के तौर पर भी याद रख लेनी है। नोट इन एपी कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम। क्योंकि बार बार उसने ये क्वेश्चन भी आपने वो पूछेगा, इसी तरीके का आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो एपी में क्या होता है? सेम होता है। अब मैं इसका जनरल फॉर्मूला समझाता हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब ए वन क्या होता है? फर्स्ट टर्म होती है। ए वन से मुराद क्या है? फर्स्ट टर्म। देखो ये जो आपके पास सीक्वेंस है ना एपी का, इसमें 50 क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक हो गया। एन से मुराद है नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें कितनी टर्म्स है, तो मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स। एन से मुराद होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। डी से मुराद है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? हमेशा फिक्स्ड होता है। वो हम कैसे निकालते हैं? दूसरी टर्म में से पहली टर्म को माइनस करके आपने डिफरेंस निकाल लेना, डी निकाल लेना है। डी से मुराद पता चल गया, डी से क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। अब ए ऑफ एन से मुराद क्या होता है? ए ऑफ एन से मुराद है लास्ट टर्म। ए ऑफ एन इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो ए वन का पता चल गया, एन का पता चल गया, डी का पता चल गया और ए ऑफ एन का भी आपको पता चल गया। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम एक्सरसाइज 6.2 और क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कहा है कि वो कहता है कि कॉमन डिफरेंस निकाल कर देना है और अगली दो टर्म भी निकाल कर देनी है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और दो टर्म अगली निकाल कर देनी है, वो भी हम निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? वही जनरल फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा है उसकी मदद से हम निकालेंगे। तो पार्ट 1 में आपको जो एपी दिया हुआ है वो है 9, 16, 23। अब देखिए आपको कितनी टर्म दी हुई है? तीन। पहली, दूसरी, तीसरी, तीन टर्म दी हुई हैं। तो कौन सी निकालनी है? अगली दो, चौथी और पांचवी। तो आप लिखेंगे A4 और A5 के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि चौथी और पांचवी निकालनी है। और हमने क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस यानी कि डी। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है? A2 माइनस A1। तो भाई A1 आपके पास क्या है? 9 है, तो A1 इज इक्वल टू 9 लिख देंगे। A2 आपके पास 16 है, तो A2 इज इक्वल टू 16 लिख देंगे। अब वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 9, यानी कि कॉमन डिफरेंस आपके पास आ गया है 9। अब आपने अगली दो टर्म निकालनी है। कौन सी वाली? पहली, दूसरी, तीसरी तो उसने दी हुई है, हमने कौन सी निकालनी है? 4 वाली निकालनी है। तो 4 वाली निकालनी है तो हम लिखेंगे हेयर, फॉर्मूला पहले आपको पता ही है कौन सा होता है? ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। तो ए वन हमारे पास क्या है? 9 है। ठीक है। एन से मुराद है कि नंबर, कौन सा वाला निकालना है आपने? चौथी टर्म निकालनी है ना। चौथी टर्म से मुराद है कि ये एन जो है आपके पास 4 है। ठीक है। तो एन आपके पास क्या लिख देंगे? आप 4 लिख देंगे। डी आपने क्या निकाला है? 7 निकाला है। तो अब इस फॉर्मूले में आपने वैल्यू पुट कर देनी है। ए एन, एन की जगह आपने पुट कर देना है 4, और ए वन की जगह लिख देंगे 9, एन की जगह लिख देंगे 4, और डी की जगह आपने क्या लिख देना है? 7 लिख देना, जो कि हमने निकाला है। अब इसको हल कर लेंगे। 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 प्लस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ये आपकी अगली जो है पहली टर्म निकल आई, यानी कि चौथी टर्म निकल आई। अब हमने पांचवी टर्म निकालनी है। पांचवी टर्म निकालनी है तो इट मीन्स के एन जो है आपके पास 5 है। तो ए वन आपके पास क्या है? 9 है। एन की जगह आपने क्या लिखना है? 5 लिखना है। और डी हमारे पास क्या है? 7 है। एन क्यू 5 लिखा है चूंकि पांचवी टर्म निकाल रहे हैं, तो एन की जगह आप लिख देंगे 5। ठीक है। अब 5 में से एक निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 4 को 7 से
मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28, 28 प्लस 9 करेंगे तो आ जाएगा 37। तो A5 आपके पास क्या आ गया 37। हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में देखें आपके पास AP क्या दिया हुआ है 5, 5 प्लस √2, 5 प्लस 2 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 5 है, सेकंड टर्म आपके पास क्या है 5 प्लस √2 है। तो आप A1 इज इक्वल टू 5 लिख देंगे, A2 आप लिखेंगे 5 प्लस √2। तो चूंकि आपने पहले D निकालना है यानी कि कॉमन डिफरेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू लिखेंगे 5 प्लस √2, A1 की वैल्यू लिखेंगे 5। अब देखिए ये +5 ये -5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास √2। तो D की वैल्यू तो आपके पास आ गई √2। अब आपने क्या निकालनी है चौथी और पांचवी टर्म, चूंकि उसने बोला है अगली दो टर्म निकालनी है ना। तो हमारे पास कितनी टर्म दी हुई थी, पहली दूसरी तीसरी टर्म दी हुई है, चौथी टर्म निकालनी है। तो उसमें याद होगा n आपके पास क्या है 4 होगा। तो आपने जनरल फार्मूला लिखना है A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। तो भाई n की जगह आप लिख देंगे 4, A1 आपके पास क्या है 5, n की जगह लिख देंगे 4 और D आपने क्या निकाला है √2। √2 लिख देंगे भाई, 4 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। 3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 √2। और ये चूंकि हल नहीं हो सकते, ये आपका रियल पार्ट है, ये आपका कम्प्लेक्स पार्ट है, तो ये हल नहीं हो सकते, ये ऐसे कैसे रहेगा। नेक्स्ट आपने पांचवी टर्म निकालनी है, तो फिर फॉर्मूला लिखेंगे A ऑफ n A1 प्लस n माइनस 1D। तो n आपने क्या लिखना है 5, A1 हमारे पास क्या है वो भी 5 है, n भी हमारे पास क्या है 5 है, पांचवी टर्म निकालनी है। तो D आपके पास क्या है √2। अब 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √2 आ जाएगा। तो पांचवी टर्म हमारे पास क्या आ गई है 5 प्लस 4 √2। अगली दो टर्म हमारे पास क्या आई है 5 प्लस 3 √2 और 5 प्लस 4 √2 आ गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की भी स्टेटमेंट आप देख लें, उसने क्या बोला है कि फर्स्ट 3 टर्म यानी कि पहली तीन जो टर्म आपने निकालनी है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था अगली दो टर्म, अब उसने पहली 3 टर्म निकालने को कह दिया है। ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस विद गिवन इंफॉर्मेशन, आपको कुछ डाटा भी दिया गया है। तो पार्ट 1 में आपको डाटा क्या दिया हुआ है A1 यानी कि पहली टर्म वो कहता है कि आपके पास 2 है और कॉमन डिफरेंस आपके पास 13 है। तो आपने कौन सी निकालनी है भाई, पहली तो दी हुई है ना, तो दूसरी और तीसरी निकालनी है। तो आपने पहले जनरल फार्मूला लिख लेना A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। तो भाई आपने दूसरी टर्म निकालनी है, तो n के आपके पास हो जाएगा 2, तो n की जगह आप लिख देंगे 2। A1 उसने दिया हुआ वो भी हमारे पास क्या है 2 है, D उसने क्या दिया हुआ वो 3 है, ठीक 13 है, सॉरी D हमारे पास क्या है 13 है और n हमने क्या पुट करना है 2, चूँकि दूसरी टर्म निकालनी है तो 2 लिख देंगे। 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 2 प्लस 13 हो जाएगा, 2 प्लस 13 कितना हो जाएगा 15। तो भाई दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ गई है 15 आ गई है। अब हमने तीसरी टर्म निकालनी है, तीसरी टर्म निकालनी है तो n की जगह आप क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे। तो n की जगह मैंने लिख दिया 3, A1 उसने दिया था 2, n की जगह लिख देंगे 3, D की जगह लिखेंगे 13, चूँकि कॉमन डिफरेंस 13 दिया था। 2 तो वैसे ही आ जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 26 आ जाएगा, 26 प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 28। तो हमारे पास जो है पहली 3 टर्म कौन सी आ गई हैं, पहली उसने दी हुई थी 2, दूसरी हमने निकाली है 15, तीसरी भी हमने निकाली है क्या है निकली है 28। तो आप लिखेंगे फर्स्ट 3 टर्म्स आर 2, 15 एंड 28। ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। तो दूसरी टर्म निकालनी है तो n की जगह आप क्या लिख देंगे 2। A1 उसने क्या दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, n की जगह लिख देंगे 2 और कॉमन डिफरेंस यानी कि D हमारे पास आपके पास क्या है -13, तो -13 लिख देंगे। 12 तो वैसे आ जाएगा, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -13 आ जाएगा। 12 और ये 12 प्लस वाला है, ये माइनस वाला, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 13 निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब आपने तीसरी टर्म निकालनी है तो फिर इस n की जगह आप क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। A1 हमारे पास क्या है, A1 आपके पास 12 है, ठीक हो गया। और फिर n की जगह आप क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, क्योंकि तीसरी टर्म निकालनी है। तो D की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -13। अब इसको भी थोड़ा सा हल कर लेंगे, 3 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 आ जाएगा। 12 माइनस 26 करेंगे तो क्या आ जाएगा -14। तो भाई हमारे पास पहली टर्म उसने दी हुई थी 12 थी, दूसरी टर्म आपने क्या निकाल लिया -1, तीसरी टर्म आपके पास क्या आ गया माइनस। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसने कहा है कि A ऑफ n प्लस 1 ओ एंड A टू n, इन दो की वैल्यू, ये दो nth टर्म है, कहते हैं इनकी वैल्यू आपने निकालनी है। जबकि nth टर्म का जो जनरल फार्मूला है ना वो अब हमारे पास है A ऑफ n इज इक्वल टू 4 प्लस 3n, यानी कि इस जनरल फार्मूले में वैल्यू पुट करके आपने A n प्लस 1 और A टू n की वैल्यू निकालनी है। तो आपने लिखना है गिवन A ऑफ n इज इक्वल टू 4 प्लस 3n। अगर आपने n प्लस 1 निकालना है
उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो n आपके पास क्या होगा, n+1 है। अगर आपने n+1 की वैल्यू निकालनी है तो n आपके पास क्या होगा, n+1, तो आप लिखेंगे n = n+1। जहाँ पे n है ना, वहां पे जो जनरल फॉर्मूला उसने दिया है ना, जहाँ पे n है वहां पे आपने पुट कर देना n+1। a ऑफ n है, इस n की जगह आप लिख देंगे n+1। 4 वैसे का वैसे आ जाएगा, इस n की जगह भी आप क्या लिख देंगे, n+1। अब 3 को अंदर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। a ऑफ n+1 प्लस 4 वैसे के वैसे 3n से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा 3n। 3 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 3। अब 4 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। 7 + 3n, an+1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 7 + 3n। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी, a2n की। a ऑफ 2n निकालना है तो यहाँ पे n आपके पास क्या है, 2n है, तो आप लिखेंगे n = 2n। तो यहाँ पर भी n है, वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, 2n पुट कर देंगे। तो पहले आप जनरल फॉर्मूला लिख लें जो उसने दिया हुआ, a ऑफ n = 4 + 3n। इस n की जगह आपने क्या लिख देना, 2n लिख देना है। और नेक्स्ट भी n लिखा हुआ है, इसकी जगह भी आप क्या लिख देंगे, 2n। 4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा भाई। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6n आ जाएगा। 6n + 4 आ जाएगा जनरल फॉर्मूला नेक्स्ट आपका, यानी कि a ऑफ 2n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 4 + 6। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कुछ डाटा दिया हुआ है और उसके मुताबिक वो कहता है कि आपने जो टर्म इसमें नामालूम है ना, अननोन है, उसको आपने निकाल कर देना है। उसने लिखा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस लिखा हुआ है तो यानी कि एपी वाला आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो पार्ट 1 में आपके पास a1 दिया हुआ है 3, कॉमन डिफरेंस उसने खुद दिया हुआ है 7, और कहता है कि a14 आपने निकालना है। a14 निकालना है तो इट मीन्स कि आपके पास n क्या है, 14 है, तो लिख देंगे n = 14। तो भाई जनरल फॉर्मूला आपको आता ही है, a ऑफ n = a1 + n-1d। तो इस फार्मूले में आप क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो n आपके पास क्या है, 14, चूंकि 14 टर्म निकालनी है। a1 आपके पास 3 है, n की जगह आप लिख देंगे 14, d उसने दिया हुआ 7। अब इसको हल कर लेंगे, 14 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 13। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 आ जाएगा। 91 + 3 करेंगे तो आ गया 94। a14 हमारे पास 14 टर्म आपके पास क्या आ गई, 94। अब हमारा दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में भी आपको एक एपी दिया हुआ है 8, 3, -2 एंड सो ऑन अप टू a ऑफ 12, यानी कि 12 टर्म तक उसने आपको एक एपी दिया हुआ है। तो आपने क्या फाइंड करना है, a12। चूंकि a12 उसने नहीं दिया हुआ, तो a12 से मुराद है कि आपके पास n क्या है, 12 है। तो a1 आपके पास क्या है, 8 है, तो d आप निकाल लेंगे। d कैसे निकालेंगे, a2 - a1 करेंगे तो a2 आपके पास क्या है 3 और a1 आपके पास क्या है 8। तो 3 - 8 करेंगे तो d आपके पास क्या आ जाएगा, -5। उसके बाद जनरल फॉर्मूला आपने यूज कर लेना है, a ऑफ n = a1 + n-1d। तो भाई n हमारे पास क्या है, 12। चूंकि 12 वाली टर्म आपने निकालनी है तो n की जगह आप लिख देंगे 12। a1 आपके पास 8 है, n आपके पास 12 है, d आपके पास -5 है। ठीक हो गया। 8 वैसे के वैसे आ जाएगा, 12 - 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -55 आ जाएगा। -55 + 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -47। तो 8, 12 यानी कि 12 वाली जो टर्म है आपके पास कौन सी वाली होनी चाहिए, -47। अब हमारा पांचवा सवाल है। पांचवें सवाल में उसने क्या बोला है कि पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझ लें। उसने कहा कि अगर 18 टर्म जो है आपके पास 367 है और 30 टर्म आपके पास 499 है, तो आपने क्या मालूम करना है, हाउ मैनी टर्म्स, यानी कि n फाइंड करना है। और साथ में उसने एक और कंडीशन लगाई है कि n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपने निकालनी है किस तरह के, लेस देन 1000। कहता है कि इस सीक्वेंस में 1000 से कम वाली टर्म्स कितनी है। समझ आ गई। अगर आपने n निकालना है तो n निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a1 चाहिए है और d भी चाहिए है। वो तुम्हारे पास है नहीं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, जो उसने टर्म दी हुई है ना 18 और 13, इसकी मदद से हम a1 और d निकाल लेंगे। तो a18 क्या दिया हुआ, 18वीं टर्म की उसने क्या दी हुई है 367, और 13 टर्म उसने क्या दी हुई है 499, और n हमने फाइंड करना है। तो आपने फार्मूला लिखना है जनरल फार्मूला एपी का, वो क्या था, आपने लिखना है एज वी नो दैट फॉर 18 a ऑफ n = a1 + n-1d, और फॉर 30 टर्म्स आप क्या लिखेंगे, a ऑफ n = a1 + n-1d। तो भाई 18 है ना, इट मीन्स कि आपके पास n जो है वो 18 है, तो n की जगह आप लिख देंगे 18, a1 वैसे का वैसे, n की जगह लिख देंगे 18, d भी वैसे का वैसे लिख देंगे। इधर 13 टर्म है तो n की जगह आप क्या लिख देंगे 30, n की जगह लिख देंगे 30, ऐसे लिखना ठीक हो गया। इसको आप थोड़ा सा हल कर लें। 18 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 17, 17 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17d आ जाएगा। 30 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 29, तो 29 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29d आ जाएगा। तो भाई 18 टर्म उसने क्या दी हुई है 367, और 30 टर्म उसने क्या दी हुई है 499। अब वैल्यू पुट कर देंगे, a18 आपके पास 367 है,
A30 की आपके पास 499। तो इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। अब चूंकि आपने A1 और D निकालना है, अब क्वेश्चन नंबर 1 भी आप गौर से देखें और क्वेश्चन 2 भी गौर से देखें। दोनों इक्वेशन लीनियर है। लीनियर इक्वेशन हो तो आपको आता पता है कि कैसे इसको हल करते हैं। आप सिंपली इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो भाई इक्वेशन 1 आपके पास क्या है वो लिख लिया आपने, 367 इज इक्वल टू A1 प्लस 17D। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे, वो हमारे पास क्या है, 499 इज इक्वल टू A1 प्लस 29D। अब इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करना हो तो आप लामते चेंज कर देते हैं। ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। ये A1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। -499 प्लस 367 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -132 आ जाएगा। ये प्लस 17D, ये प्लस -29D है, तो करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12D आ जाएगा। क्योंकि D आपने फाइंड करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 1 जार 12, 12 11 जार 132 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। D की वैल्यू आपने निकाल लिया, तो अब आपने A1 की निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आप इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर देंगे। तो आपने लिखना है पुट इन इक्वेशन 1। तो पहले आप इक्वेशन 1 की वैल्यू लिख लें, 367 इज इक्वल टू A1 लिख दिया, 17 वैसे का वैसे, D की जगह आप क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे। अब 17 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 187। अब A1 फाइंड करना है तो प्लस 87 इधर क्या हो जाएगा, -87। तो A1 इज इक्वल टू 367 माइनस 187। कैलकुलेटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने निकालने हैं कि जो उसने कंडीशन वो लिया कि नंबर्स जो हैं वो 1000 से कम हो। ये तो हमने पहली टर्म निकाली है ना, कि पहली टर्म आपके पास 180 है, और कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास क्या है, इधर निकाला हमने 11 है। ठीक हो गया। कॉमन डिफरेंस 11 है, तो हमने इस सीक्वेंस में देखना है कि कितनी टर्म्स है। उसके लिए आपने दोबारा से जनरल फार्मूला लिख लेना है। तो ए ऑफ एन स्मॉलर देन 1000, तो फार्मूला लिखेंगे ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। तो इक्वल की जगह आप क्या लिख देंगे, स्मॉलर देन। ठीक हो गया। तो भाई A1 हमारे पास क्या है, 180। ए ऑफ एन उसने बोला है कि क्या है, 1000 है। लास्ट वाली टर्म जो उसने बोला है कि 1000 से कम वाली निकालनी है, तो उसकी जगह हम लिख देंगे 1000। और एन हमारे पास क्या है वो हमने निकालना है, डी हमने अभी निकाला है 11। तो भाई डी एन निकाला ना हमने, तो ये थोड़ा सा हल हो जाएगा। 180 इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1000 में से 180 निकाल देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 820 आ जाएगा। अब 11 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 11 एन से मल्टीप्लाई करेगा तो 11 एन, 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 आ जाएगा। एन चूँकि आपने फाइंड करना है, तो -11 इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 820 प्लस 11 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 830। चूँकि एन फाइंड करना है तो 11 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 831 को 11 पे तकसीम कर लेंगे तो 75.54 आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 76 लेंगे ना, तो वो वाली टर्म जो है ना आपकी 1000 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो क्या लेंगे, आप 75 ही कंसीडर कर लेंगे कि इतनी टर्म्स हैं टोटल इसमें। 76 टर्म जो है वो 1000 से ज़्यादा आ जाती है, तो इसलिए आप क्या कर कह देंगे 75 ही टोटल। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझे। उसने कहा है कि क्या 301 जो है 301 टर्म है एपी की, जबकि एपी आपके पास सीक्वेंस जो है आपके पास 5 11 17 एंड सो ऑन है। अगर आपने ये पता चलाना है कि 301 इस एपी का हिस्सा है या नहीं, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा एन। अगर एन चाहिए है, नंबर ऑफ टर्म चाहिए हैं, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, A1 भी चाहिए और डी भी चाहिए। A1 आपके पास क्या है, 5 है। डी निकालना है तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 आपके पास क्या है, 11 है। A1 आपके पास 5 है। तो 11 माइनस 5 करेंगे तो डी आपके पास क्या आ जाएगा, 6। और जो आपके पास ए ऑफ एन यानी कि लास्ट वाली टर्म है, वो आपके पास क्या है, 301। ये ए ऑफ एन इज इक्वल टू क्या है, 301। अब आपने जनरल फॉर्मूला पुट कर लेना है। ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस n-1D। ए ऑफ एन आपके पास 301 है, A1 आपके पास 5 है, एन चूंकि आपने फाइंड करना है, डी आपके पास क्या है, 6 है। इसको आप थोड़ा सा हल कर लेंगे। ये +5 इधर आकर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको आप थोड़ा सा हल कर लें। तो मैंने इसको पहले हल किया, 6 को n के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6n, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -6 आ गया। अब +5 और -6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो -1 लिख दिया मैंने, 6n वैसे का वैसे, -1 इधर आकर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो -1 इधर आकर +1 हो गया, 301 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 302 आ जाएगा। तो 302 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6n। तो मैं लिख दिया 302 इज इक्वल टू 6n, एंड आपने फाइंड करना है। तो 6 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 302/6 कर देंगे। तो 302 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 50.33 आ जाएगा। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या 301 जो है इस एपी का हिस्सा है या नहीं। जो n आपके पास आया है वो है 50.33। तो यानी कि या तो आप 50 वाली टर्म हो सकती है या 51 वाली टर्म हो सकती है। तो मैं लिखा n इज इक्वल टू 50
n इज इक्वल टू 51। दोनों वैल्यूज को आप एपी के जो जनरल फार्मूला ना उसमें पुट करके देखते हैं। तो हमारा जनरल फार्मूला क्या है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। इधर भी आपने यही जनरल फार्मूला लिख देना है। अब एन की जगह आप क्या लिख देंगे 50, ए वन आपके पास क्या था 5, एन की जगह लिखेंगे 50, डी की जगह लिख देंगे 6। इसको आप थोड़ा सा हल कर लें। 50 माइनस 1 करेंगे तो 49, 49 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 आ जाएगा। 294 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ गया 299, यानी कि 50 टर्म तो आपके पास आई है 299। अब हम देखते हैं 51 अप्लाई करके, तो n की जगह आप लिख देंगे 51, इस n की जगह में इधर लिख दिया 51। a1 हमारे पास क्या है 5, n की जगह लिखेंगे 51, d की जगह लिख देंगे 6। अब 51 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 50, 50 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आ जाएगा। 300 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 305, यानी कि 15 टर्म आपके पास 51 टर्म आपके पास 305 है, 50 टर्म आपके पास 299 है। जबकि हमें क्या कौन सी देखनी है 301, 301 तो आए नहीं, तो आप लिखेंगे सो 301 इज नॉट द टर्म ऑफ एपी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी भी आप पहले स्टेटमेंट देखें। उसने कहा है कि इफ 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1 आर इन एपी, अगर ये तीनों टर्म जो है आपकी एपी में है तो आपने फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x, यानी कि जो x इसमें इन्वॉल्व है ना वेरिएबल, वो कहता है इसकी वैल्यू आप फाइंड कर दें। तो उसके लिए आपने क्या करना है, पहले जो गिवन वैल्यूज है वो आप लिख लेंगे 2x, x प्लस 8, 3x प्लस 1, चूंकि वो एपी का हिस्सा है। एपी के बारे में मैंने क्या बताया था कि एपी एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो आपका क्या होता है सेम होता है। तो आप क्या लिख देंगे d1 इज इक्वल टू d2, यानी कि दोनों कॉमन डिफरेंस जो आपने निकालने हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो d1 के लिए आप क्या लिखेंगे a2 माइनस a1, और d2 के लिए आप लिखेंगे a3 माइनस a2। तो भाई a1 आपके पास क्या है 2x है, a2 आपके पास x प्लस 8 है, और a3 आपके पास क्या है, तीसरी टर्म आपके पास क्या है 3x प्लस 1। a2 की जगह आप लिखेंगे x प्लस 8, और a1 की जगह लिखेंगे 2x, जो कि फर्स्ट टर्म आपके पास 2x है। a3 की जगह आप लिखेंगे 3x प्लस 1, और a2 आपके पास क्या है x प्लस 8। तो आप ब्रैकेट लगा के x प्लस 8 लिखेंगे, चूंकि दरमियान में साइन माइनस वाला था ना, तो इसलिए मैंने क्या लगा दी ब्रैकेट, चूंकि माइनस में अगले साइन चेंज करने हैं। अब इसको हल कर लें, x माइनस 2x करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस x आ जाएगा, और 8 वैसे के वैसे आ जाएगा। इस माइनस में अगला साइन क्या कर देना चेंज, ये प्लस x है तो क्या आ जाएगा माइनस x, ये प्लस 8 है तो क्या आ जाएगा माइनस 8। इसको भी थोड़ा सा हल कर लेंगे, ये प्लस 3x, ये माइनस x, क्या आ जाएगा 2x, ये प्लस 1 माइनस 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 7। क्योंकि x को आपने फाइंड करना है तो क्या करेंगे x को एक जगह पे इकट्ठा कर लेंगे। ये माइनस एक्स इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस x, तो 2x प्लस x हो जाएगा। ये माइनस 7 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 7, तो क्या आ जाएगा 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 15 आ जाएगा। 2x प्लस x करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, क्योंकि x आपने फाइंड करना है तो 3 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, 15/3 हो जाएगा भाई। 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 5। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझिए। उसने कहा है कि 3, 8 एंड 13 एंड सो ऑन आपके पास एक एपी है, एक सीक्वेंस है। आपने ये बताना है कि 123 कौन सी वाली टर्म्स है, यानी कि एन आपने फाइंड करना है। अगर आपने एन फाइंड करना है तो आपको क्या क्या चाहिए, a1 भी चाहिए और d भी चाहिए। a1 आपके पास क्या है 3, तो लिखेंगे a1 इज इक्वल टू 3। d आप कैसे निकालेंगे a2 माइनस a1, a2 आपके पास 8 है, a1 आपके पास 3 है, 8 माइनस 3 करेंगे तो डी आपके पास आ जाएगा 5। क्योंकि एन फाइंड करना है तो आपके पास 123, ए ऑफ एन आपके पास 123 है। एन के आगे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, एन आपने फाइंड करना है तो आपने फॉर्मूला लिखना है जनरल फॉर्मूला, ए ऑफ एन इज इक्वल टू a1 प्लस एन माइनस 1 डी। तो भाई ए ऑफ एन आपके पास क्या है 123, a1 आपके पास 3 है, एन आपने फाइंड करना है, डी आपके पास 5 है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 वैसे का वैसे आ जाएगा, 5 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। क्योंकि आपने n फाइंड करना है, 3 माइनस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2 आ जाएगा। अब माइनस 2 इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 123 प्लस 2 करेंगे तो 125, 5n वैसे का वैसे आ जाएगा। भाई n आपने फाइंड करना है तो 5 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 5n इधर आके डिवाइड कर दिया, तो 125 डिवाइडेड बाई n 5 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 25, यानी कि 25th टर्म है 120। अब हम इसकी वेरिफिकेशन कर लेते हैं। a1 आपके पास क्या है 3, n आपने क्या निकाला है अभी 25, d आपके पास क्या था 5। आपने जनरल फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। a1 आपके पास 3 है, n आपने अभी निकाला है 25, d आपके पास क्या है 5। 25 माइनस 1 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 प्लस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 123, तो 123 आया ना n जब आपने वैल्यू पुट किया, तो इट मीन्स के 25th जो है वो टर्म है आपकी 123, तो 25th टर्म ऑफ द गिवन एपी।
अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले आप इसकी भी स्टेटमेंट को समझे। उसने आपको एक सीक्वेंस दिया है एपी का 30, 29.5, 29 एंड सो ऑन, और उसने कहा है कि आपने बताना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है इसकी, यानी कि पहली नेगेटिव टर्म आपने बतानी है। अगर आप सीक्वेंस को गौर से देखें ना तो इसमें सीक्वेंस में कमी हो रही है, 30, 29.5 कम हुआ ना, फिर 29 एंड सो ऑन, ये कम होता जाएगा। कम होते होते वैल्यू जीरो आएगी, जीरो के बाद वैल्यू नेगेटिव वाली आएगी। वो कहता है कि नेगेटिव वैल्यू आपने मुझे निकाल कर देनी है, पहली नेगेटिव वैल्यू कौन सी वाली है, यानी कि एन आपने निकालना है। एन निकालना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, A1। तो A1 आपके पास क्या है, 30 है। और डी आपने निकालना है, डी के लिए आप क्या करेंगे, A2 माइनस A1। तो आप लिखेंगे हेयर AP पहले आप लिख लेंगे। A1 आपके पास क्या है, 30, तो डी कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 आपके पास क्या है, 29.5, A1 आपके पास क्या है, 30। तो 29.5 माइनस 30 करेंगे तो डी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -0.5। अब आपने क्या करना है, जनरल फार्मूला यूज कर लेना है। तो जनरल फार्मूला लिखेंगे A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। तो भाई A1 आपके पास क्या है, 30 है। n चूंकि आपने फाइंड करना है, n वैसे का वैसे रहेगा। d आपके पास क्या है, -0.5। अब -0.5 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, n के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो -0.5 n आ जाएगा। -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -1 क्या आ जाएगा, +1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, 0.5, और 30 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब इसको हल कर लें, 30 प्लस 0.5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30.5 आ जाएगा। तो -0.5 n वैसे का वैसे आ जाएगा। चूंकि n आपने फाइंड करना है, तो n आपने फाइंड करना है, तो चूंकि उसने बोला है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपने निकालनी है, और सीक्वेंस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे, लेट a ऑफ n इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो आपका आपने n निकाला है ना, a ऑफ n n टर्म निकाली है, उसको आप जीरो के बराबर पुट कर लेंगे। तो मैंने पुट कर लिया, a ऑफ ये जो आपकी n टर्म है इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, जीरो। 30.5 वैसे का वैसे ही, -0.5 n वैसे का वैसे ही। अब चूंकि n फाइंड करना है तो +30 इधर आके क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा। तो मैं लिखा -30.5। अब देखें भाई अभी बहुत ज़्यादा है उसकी, और कमेंट भी कर दिया करें, सब्सक्राइब करें या ना करें कोई इशू नहीं होगा, सिर्फ वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। तो भाई ये +30.5 इधर क्या हो जाएगा, -30.5, और n आपने फाइंड करना है तो -0.5 क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये पसीने की वजह से थोड़ा सा गंदा भी हो गया है। तो 30.5 डिवाइडेड बाय -0.5 हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 30.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो n आपके पास आ जाएगा 61। और n चूंकि आपने a ऑफ n आपने पुट किया जीरो, तो आप लिखेंगे n इज इक्वल टू 61। हम वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके पास पहली टर्म कौन सी वाली है, नेगेटिव वाली। ये तो आपके पास जीरो पुट करके आई है। अब जीरो के बाद वाली वैल्यू आएगी ना, तो 61 के बाद, यानी कि 61 आपका आया है जीरो पुट करके, यानी कि जीरो वाली वैल्यू। अब जीरो के बाद ही नेगेटिव वाली वाली आती है ना, तो नेगेटिव वाली वैल्यू आती है, तो 61 के बाद कौन सा आता है, 62 आता है। तो पहले आप n इज इक्वल टू 61 लिख लेंगे, फिर n इज इक्वल टू 62 लिखेंगे। तो जनरल फार्मूले में वैल्यू पुट करके देखते हैं कि कौन सी वैल्यू फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। तो a ऑफ n लिखेंगे इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। इधर भी जनरल फार्मूला लिखेंगे। अब n की जगह आप क्या लिख देंगे, 61। A1 आपके पास 30 था, n की जगह लिखेंगे 61, d की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -0.5। अब देखो 61 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। 60 को -0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। अब 30 माइनस 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो। तो भाई ए 61, ये 61 टर्म जो आपके पास जीरो आ गई है। अब आप क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 62। अब n की जगह मैंने लिख दिया 62। A1 आपके पास 30 था, n की जगह लिखेंगे 62। डी की जगह जो आपने कॉमन डिफरेंस निकाला था वो क्या था, -0.5। 62 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 60। 60 को -0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30.5। अब 30 को 30.5 से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -0.5। तो यानी कि A62 टर्म जो है आपके पास पहली नेगेटिव टर्म होगी। तो आप लिखेंगे सो A62 इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। इसकी भी आप पहले स्टेटमेंट को समझो। उसने कहा है कि सेवंथ टर्म जो है ना आपके पास 37 है, और 21 टर्म जो है आपके पास 107 है। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने AP बना के देना है, यानी कि एक सीक्वेंस आपने बना के देना है AP का। और साथ में उसने एक और चीज़ भी पूछी है, वो कहता है कि 100 टर्म भी आपने फाइंड करके देनी है। अगर 100 टर्म निकालनी है या सीक्वेंस आपने बनाना है, तो आपको दो चीज़ें बेसिकली चाहिए होती हैं। पहला A1 और दूसरा D, यानी कि कॉमन डिफरेंस। तो हम कैसे निकालेंगे, जो आपको टर्म दी हुई है 7 और 21, इसकी मदद से आप निकालेंगे। तो आप लिखेंगे फॉर A7 एंड फॉर 21, एंड दोनों के लिए आपने जनरल फार्मूला यूज कर लेना है। तो आपने जनरल फार्मूला लिखना है, A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D। तो 21 के लिए भी जनरल फार्मूला लिख देंगे आप, ठीक है।
A7 से मुराद है n आपके पास क्या है 7 है, तो n की जगह आप लिख देंगे 7, n की जगह लिख देंगे 7। A21 से मुराद है n आपके पास क्या है 21 है, तो n की जगह आप क्या लिख देंगे 21, n की जगह मैंने क्या लिख दिया 21। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें, 7 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 6 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6d आ जाएगा। तो A7 आपके पास क्या है 37, तो मैंने A7 की जगह लिख दिया 37, ठीक हो गया। अब इसको भी हल कर लें, 21 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 20, 20 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20d आ जाएगा। तो 20 टर्म आपके पास क्या है 107, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ आ गई। अब आप करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को अगर आप गौर से देखें ना, दोनों इक्वेशन आपकी लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन को आप क्या करेंगे सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि A1 का कोएफिशिएंट भी 1 है, इधर A1 का भी कोएफिशिएंट क्या है 1 है, दोनों क्या हो सकते हैं कैंसिल। तो आप अब मैंने पहले इक्वेशन 1 लिखी फिर इक्वेशन 2 की लिखी है, इन दोनों का आपने क्या कर देना सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो लामते चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये A1 के साथ हो जाएगा कैंसिल। 6d माइनस 20d क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 14d आ जाएगा। 37 माइनस 107 क्या आ जाएगा माइनस 70 आ जाएगा। चूँकि d आपने फाइंड करना है तो 14 इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 14 1 जार 14, 14 5 जार 70 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है A1 की, तो उसके लिए आप क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 में आप d की वैल्यू पुट कर देंगे ना तो a की वैल्यू निकल आएगी। तो आपने A1 में वैल्यू इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे d है वहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे 5। A1 प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 37, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 30, 30 इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो A1 इज इक्वल टू 37 माइनस 30, 37 माइनस 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7, डी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5। अब हमने सीक्वेंस बनाना है, सीक्वेंस के लिए आपको क्या चाहिए होगा जनरल फार्मूला A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d। तो भाई A1 आपने क्या निकाला है, अभी आपने निकाला है A1 7 और d की वैल्यू आपके पास क्या है 5। इस फार्मूले में आप क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देंगे, A1 आप लिख देंगे 7, n की जगह चूंकि दूसरी टर्म फाइंड करनी है, पहली टर्म तो आपने निकाल ली हुई है, पहली टर्म आपके पास क्या है 7 है, तो दूसरी टर्म निकालनी है तो n की जगह आप क्या लिख देंगे 2, तो d आपके पास क्या है 5 है। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 प्लस 7 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 12। तो दूसरी टर्म आपके पास क्या आ गई 12, पहली टर्म आपके पास क्या है भाई 7 है, तो भाई ए पी आपका बन चुका हुआ है, ए पी इज इक्वल टू 7, 12 और 22 टर्म आपने खुद निकाल लेनी है इसी फार्मूले की मदद से। अब हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है 100 टर्म निकालनी है, तो ए 100 इज इक्वल टू लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, तो जनरल फार्मूला फिर वो यूज़ करेंगे ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1d। अब n की जगह आप क्या लिख देंगे 100, A1 की जगह लिख देंगे 7, n की जगह लिख देंगे 100 और d के लिए आपके पास क्या है 5। 100 माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 99, 99 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 495, 495 प्लस 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 502। तो 100 टर्म आपके पास कौन सी वाली है 502 है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन नेक्स्ट भी आपका आने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएं कि कैसे हल करना है, दोनों को एक ही मेथड से सॉल्व ना कर दें। इवन दैट अगली एक्सरसाइज में भी सेम ऐसे ही सवाल आपके आने वाले हैं, तो कंडीशन को समझना बच्चे जरूरी है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इस सवाल को किस तरीके से हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको तीन टर्म दी हुई है 1/a-c, 1/b-c और 1/b-a, तीन टर्म है, वो कहता है तीनों जो है किसका हिस्सा है एपी का, और आपने शो करना है a-b/a-c इज इक्वल टू a-c/b-a, तो आपने अब साबित करना है। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वो कॉमन डिफरेंस बोलेगा, कॉमन डिफरेंस को कैसे सॉल्व करना है और शो दैट जब लिखा हो कि साबित करना हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको मैं बताता हूँ। a-b/a-c इज इक्वल टू a-c/b-a, चूंकि तीनों टर्म एपी का हिस्सा है। एपी के बारे में मैंने क्या बताया था कि एपी एक ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है सेम होता है, इक्वल होता है। तो आपने लिखना है एज वी नो दैट कॉमन डिफरेंस इन एपी इज सेम, सो d1 इज इक्वल टू d2। अब d1 क्या होगा भाई a2 माइनस a1 और d2 क्या हो जाएगा a3 माइनस a2। भाई आपकी a1 है, ये a2 है और ये आपका a3 है। अब आपने वैल्यू क्या करनी है पुट कर देनी है। a2 आपके पास क्या है 1/b माइनस सी, a1 आपके पास क्या है 1/a माइनस सी, ठीक हो गया। और a3 आपके पास क्या है 1/b माइनस ए और a2 आपके पास क्या है 1/b माइनस सी, यानी कि सिंपल आपने क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है a1 a2 और a3 की। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है दरमियान में साइन कौन सा वाला माइनस वाला, और राइट हैंड साइड में भी जो वैल्यू है दरमियान में साइन कौन सा वाला माइनस वाला। क्या ले लेंगे सिंपली एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए क्या होता है कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर। अब बटे के नीचे तीनों वैल्यू जो है आपकी क्या है नॉन कॉमन है,
तो बी माइनस सी और ए माइनस सी आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो मैंने एलसीएम ले लिया। फिर आप क्या करवाते हैं, क्रॉस करवा देते हैं। ए माइनस सी जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी। बी माइनस सी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो बी माइनस सी लगा देंगे, लेकिन ब्रैकेट लगा के। ब्रैकेट क्यों लगाइए, चूंकि दरमियान में साइन माइनस का है तो माइनस वाला लगा दिया, चूंकि उसने अगला साइन चेंज करना है। इधर भी आप ऐसा करेंगे, चूंकि दोनों नॉन कॉमन है, एलसीएम क्या आ जाएगा, बी माइनस ए और बी माइनस सी। उसके बाद क्रॉस करवा देंगे। बी माइनस सी जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, बी माइनस सी। बी माइनस ए जो है 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। जो कि दरमियान में साइन माइनस वाला है तो ब्रैकेट लगा देंगे। अब माइनस जो अगला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ये प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। ये माइनस सी है तो क्या हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा। ये प्लस बी है तो क्या हो जाएगा, माइनस बी। ये माइनस ए है तो क्या हो जाएगा, प्लस ए। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है। कौन कैंसिल हो रहा है, माइनस सी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा। इधर कौन कैंसिल हो रहा है भाई, प्लस बी माइनस बी। इधर आपके पास क्या रह गया, ए माइनस बी। तो लिख देंगे ए माइनस बी, बट नीचे वैल्यू वैसे की वैसे ही। इधर आपके पास क्या बच गया, ए माइनस सी। तो मैं लिख दिया ए माइनस सी। अब देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में भी कुछ कैंसिलेशन हो रही है। कौन कैंसिल हो रहा है भाई, आपका इधर बी माइनस सी के साथ कैंसिल हो गया। बाकी आपके पास क्या बच गया, ए माइनस बी ओवर ए माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस सी ओवर ए बी माइनस ए। यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप लिखेंगे हैंस। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 की जो स्टेटमेंट है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको आसान तरीके से हल करेंगे। उसने क्या कहा है, वो कहता है कि 3 डिजिट नंबर ऐसे आपने निकालने हैं जो 7 पे डिवाइड होते हो, और वो कितने नंबर हैं, यानी कि हाउ मेनी नंबर, यानी कि एन आपने फाइंड करना है। एन फाइंड करना है तो आपके पास A1 होना चाहिए और डी होना चाहिए। तो वो तो हमारे पास है नहीं, तो वो हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है ना, वो क्या होता है आपके पास 100। तो आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 100। और लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, 999 होता है। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 999। हमने क्या कौन सा लेना है, 7 पे जो डिवाइड होता हो। तो स्मॉलेस्ट डिजिट आपके पास 100 है ना, इसको आप 7 पे डिवाइड कर लेंगे। आपके पास सबसे छोटा पहला डिजिट जो आ जाएगा वो हम निकाल लेंगे। तो आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 100 डिवाइडेड बाय 7। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 14.285। या तो आप 14 लेंगे या आप 15 ले सकते हैं। अगर 14 लेंगे ना, 14 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है 98। ये आपके पास 2 डिजिट नंबर आ जाता है। तो 2 डिजिट तो नहीं चाहिए हमें, 3 डिजिट चाहिए ना। तो आप कौन सा ले लेंगे, 15 वाला ले लेंगे। मैंने 15 ले लिया। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 जो पहला हमारा होगा वो क्या आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 7, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 105। तो दूसरा क्या होगा भाई, 105 में आप 7 ऐड कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। फिर 112 में 7 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 119 आ जाएगा। ऐसा आपके पास डिजिट आते जाएंगे। ये तो मिनिमम नंबर आ गए ना, अब मैक्सिमम नंबर भी निकाल लें। 999 को क्या करेंगे, 7 पे डिवाइड कर लेंगे। तो आप लिखेंगे लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7, 999 ओवर 7। तो क्या आ जाएगा, 142.714। अगर 141 लेंगे ना तो वो आपका जो है 3 डिजिट तो आ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम नहीं आएगा। तो हम कौन सा ले लेंगे, 142 बड़ी वैल्यू लेंगे। तो 142 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 994। तो लास्ट सबसे छोटा नंबर है आपके पास 105 और सबसे बड़ा नंबर है 994। हमने निकालना है कितने नंबर हैं इनके दरमियान। तो हम एक सीक्वेंस बना लेंगे। तो रिक्वायर्ड एपी कैसे आ जाएगा, 105 और इसमें आप क्या करेंगे, 7 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, 112 आ जाएगा। इसमें 7 ऐड कर दें, क्या आ जाएगा, 119। ऐसे आपका सीक्वेंस बनता जाएगा। और लास्ट वाला नंबर आप क्या ले लेंगे, 994, जो कि हमारा मैक्सिमम डिजिट नंबर है। अब आपने एन निकालना है कितने नंबर हैं इस सीक्वेंस में। ऐसे अगर बनाते जाएंगे तो काफी लंबी लाइन बन जाएगी। तो हम जनरल फार्मूला इस्तेमाल कर लेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, A1 आपके पास क्या है, 105। और क्या चाहिए होता है, डी क्या आएगा, 112 में से 105 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि हमने खुद डिफरेंस रखा हुआ है, वो है 7। और लास्ट वाला नंबर आपके पास क्या है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू 994। तो आपने जनरल फार्मूला लिखना है, ए ऑफ एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन आपके पास क्या है, 994, तो लिख देंगे 994। A1 आपके पास 105, एन आपने फाइंड करना है, डी आपके पास है 7। अब आप क्या करेंगे, आपने एन फाइंड करना है, 105 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 7 एन से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 हो जाएगा, 7 एन हो जाएगा। 7 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 आ जाएगा। अब चूंकि आपने एन फाइंड करना है तो -7 को भी इधर ले आएंगे। 994 में से 105 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 889 आ जाएगा। -7 इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 889 प्लस 7। ठीक है, अब आपने एन फाइंड करना है तो 7 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पहले तो इन दोनों को जमा कर लें, जमा करने से क्या आता है, 896 आ जाएगा आपके पास। तो मैं लिखा 896, 7 इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 896 ओवर 7, 7 को 896 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 128। तो यानी कि 128 टोटल टर्म्स हैं ऐसी जो 7 पे डिवाइड हो जाती हैं, और वो 3 डिजिट वाले नंबर भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इसकी स्टेटमेंट को भी आप समझिए पहले गौर से। उसने बोला है कि फाइंड द 8th टर्म, 8वीं टर्म निकालनी है। और कौन सी वाली, फ्रॉम द एंड, आखिरी जो टर्म होती है ना
उसमें से जो 8वीं टर्म है ना वो आपने निकालनी है। आप AP आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया 8, 11, 145 एंड सो ऑन एंड 185 तक इसकी लिमिट है, यानी कि 185 से पीछे आपने आना है, फिर आके इसकी 8वीं टर्म आपने निकाल के देनी है, शुरू वाली नहीं, उसने एंड वाली 8वीं टर्म निकालने को बोला है। तो गिवन आप लिख लेंगे AP है आपके पास 8, 11, 14 अप टू द 185 तक है। तो अगर आपने शुरू वाली निकालनी हो तो आपको क्या चाहिए होता है A1, और A1 आपके पास 8 है। D चाहिए होता है, D आपके पास क्या आ जाएगा 3। ये अगर आप इस तरीके से हल करेंगे तो आपके पास पहली 8वीं टर्म आ जाएगी, जो शुरू में है ना, शुरू में 8वीं टर्म आप निकाल सकते हैं। अगर हमने आखिरी वाली टर्म निकालनी होगी 8वीं, तो क्या करेंगे, इस ये जो आपके पास सीक्वेंस दिया हो ना, इसको आप रिवर्स कर लेंगे। तो आप इसको रिवर्स कर लें, रिवर्स द AP 185 के बाद देखो डिफरेंस हमारे पास क्या है, 3 आया। 185 में से 3 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 182, 182 में 3 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 179, क्योंकि इस जो AP आपको दिया हुआ था ना उसमें डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा था 3। तो जब हमने इसको रिवर्स किया ना, देखो 185 से पिछली वाली टर्म लेनी है हमने, तो क्या आ जाएगा 185, 182 और 179 अप टू द 8 तक। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूले से निकालेंगे। तो भाई हेयर आपके पास A1 आपके पास क्या है 185, रिवर्स करने के बाद D आपके पास क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। देखो 182 में से 185 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, क्योंकि रिवर्स ले रहे हैं, पहले प्लस था तो रिवर्स करेंगे वैसे भी साइन माइनस का आ जाएगा। तो A8 हमने निकालना है, A ऑफ n इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 D वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। 8वीं टर्म निकालनी है, n की जगह आप क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। A1 आपके पास क्या है 185 है, तो 185 निकाल लिख देंगे। n हमारे पास क्या है 8 है, और D हमने भी निकाला है -3। ठीक होगा, अब इसको क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। 8 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, 7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -21। तो 185 -21 कर दें तो क्या आ जाएगा 164, यानी कि आखिरी जो आपके पास 8वीं टर्म है ना वो कौन सी वाली है 164। तो आप लिखेंगे द 8th टर्म ऑफ AP फ्रॉम द एंड इज 164। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में उसने क्या बोला कि nth टर्म निकालनी है किसकी, प्रोग्रेशन की। अब प्रोग्रेशन बोला है उसने, AP नहीं बोला। तो प्रोग्रेशन है आपके पास 3/10 और 3/7 होल की पावर 10, 10/7 होल की पावर 10, 17/7 होल की पावर 10 आपके पास प्रोग्रेशन है, एंड सो ऑन। और साथ में उसने बोला है कि इज द प्रोग्रेशन एंड AP, क्या वो AP का हिस्सा है ये जो प्रोग्रेशन दिया गया है। तो भाई AP का तो तब हिस्सा होंगे ना अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो AP का हिस्सा होंगी, अदरवाइज AP का नहीं हिस्सा होंगी। तो पहले हम इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। nth टर्म के लिए आपको क्या चाहिए होता है, A1 चाहिए होता है और D चाहिए होता है। अब आप देखें, आपने प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ 3/7, 7 और 10, 7 और 10, 7 और 10 आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, कॉमन वैल्यू है, इसको आप कर देंगे थोड़ी देर के लिए इग्नोर। और जो आपकी दूसरी वैल्यू है 3, 10 और 17 एंड सो ऑन, इसको आप कंसीडर कर लेंगे। तो करेंगे कंसीडर 3, 10 और 17 अप टू सो ऑन। तो भाई इधर आपके पास A1 क्या है, A1 आपके पास है 3। D आप निकालेंगे, D कैसे निकालते हैं A2 - A1, A2 आपके पास 10 है और A1 आपके पास क्या है 3 है। तो 10 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 7, D आपके पास आ गया 7। अब आपने जनरल फार्मूला अप्लाई करना है, A ऑफ n इज इक्वल A1 प्लस n-1D। तो भाई A1 आपके पास 3 है, D आपके पास 7 है, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे, 7 n से मल्टीप्लाई करेगा तो 7n, 7 1 से करेगा तो -7 आ जाएगा। तो 3 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा -4। nth टर्म आपके पास आई है 7n - 4। अब आपने कुछ वैल्यू इग्नोर की हुई थी, उसको दोबारा वापस ले आए। कौन सी वैल्यू इग्नोर की थी, 7 और होल की पावर 10। तो A ऑफ n, तो इसको 7n वैसे लिखेंगे 7n - 4 ओवर 7 और होल की पावर 10। ये आपने nth टर्म निकाल दी। अब आपने देखना है कि क्या ये AP का हिस्सा है या नहीं, तो उसके लिए आपने लिखाना है वही वाला तरीकाकार। एज वी नो दैट कॉमन डिफरेंस जो है इज ऑफ AP इज सेम। तो D2 इज इक्वल टू D1, यानी कि D2 और D1 आपका इक्वल आना चाहिए। तो D2 के लिए आप क्या करेंगे, पहले जो दूसरा डिफरेंस निकालना है A3 - A2 कर देंगे। A3 आपके पास क्या है 17, A2 आपके पास क्या है 10, A2 आपके पास 10 है, A1 आपके पास 3 है। जब इनको प्लस माइनस किया तो आपके पास 7 और 3 आ गया। तो भाई ये दोनों तो वैल्यू सेम नहीं आई, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP का हिस्सा नहीं है। तो आपने लिखना है एज द कॉमन डिफरेंस नॉट सेम सो नॉट इन AP। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में उसने कहा कि आपके पास दो प्रोग्रेशन है, एक प्रोग्रेशन है आपके पास 3, 10, 17 एंड सो ऑन, और दूसरा आपके पास प्रोग्रेशन है 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और सच दैट इस तरह से है कि उनकी nth टर्म जो है वो इक्वल है। कि यानी कि ये जो आपकी दूसरी सीक्वेंस है और जो पहला सीक्वेंस है ना, इनकी जो लास्ट वाली टर्म है ना वो इक्वल है। तो आपने क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है।
एनएस टर्म सेम है, तो आप क्या करेंगे, पहली सीक्वेंस में और दूसरी सीक्वेंस में जनरल फार्मूला यूज़ करके आप उसकी एनएस टर्म निकाल लेंगे। तो मैंने पहली सीक्वेंस लिखी, मैंने फिर दूसरा सीक्वेंस भी लिख लिया। इसमें A1 आपके पास क्या है 3, डी कैसे निकालेंगे 10 - 3 कर देंगे, तो 10 - 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इधर भी आप ऐसा अमल कर लेंगे, A1 आपके पास क्या है 63, डी आप कैसे निकालेंगे 65 - 63, तो 65 - 63 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपने जनरल फार्मूला यूज़ कर लेना है, वो आपके पास क्या होता है A(n) = A1 + n-1d। तो भाई A1 आपके पास क्या है 3, डी आपने क्या निकाला 7 और n आपने फाइंड करना है, तो मैंने 7 लिख दिया। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 n से मल्टीप्लाई करेगा तो 7n हो जाएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आ जाएगा, 3 - 7 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 7n - 4। एक एन टर्म जो पहला सीक्वेंस है उसकी एन टर्म आपके पास क्या आ गई 7n - 4। इसी तरीके से दूसरे सीक्वेंस की भी आप एन टर्म निकाल लेंगे, A(n) = A1 + n-1d। तो भाई A1 आपके पास क्या है 63, डी आपने क्या निकाला है 2 निकाला है, तो डी की जगह आपने 2 लिख दिया, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 n से मल्टीप्लाई करेगा तो 2n, 2 करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो 2, 63 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 61, 61 + 2n। अब जो उसने कंडीशन दी है कि उसकी एन टर्म जो है एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप क्या लिखेंगे A(n) = A(n), जो पहली सीक्वेंस की एन टर्म है, जो दूसरी सीक्वेंस की एन टर्म है, उन दोनों को क्या रख लेंगे इक्वल रख लेंगे। तो पहली सीक्वेंस की एन टर्म हमारे पास क्या है 7n - 4, और जो दूसरा सीक्वेंस है उसकी एन टर्म आपने क्या निकाली है 60 + 2n। और चूंकि n आपने फाइंड करना है तो क्या करेंगे n वालों को एक साइड पे रख लेंगे, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लें, +2n इधर क्या हो जाएगा -2n हो जाएगा, -4 इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 61 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 65, 7n - 2n करेंगे तो क्या आ जाएगा 5n, 5 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 को 65 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13, तो n टर्म आपके पास क्या आ गई है 13, यानी कि टोटल इसमें 13 वैल्यूज आ सकती हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 की जो स्टेटमेंट है ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसको बड़े एहतियात से समझना है, आपको समझ भी आ जाएगी, बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। उसने कहा कि इफ़ पीस टर्म यानी कि आखिरी पीस टर्म जो है वो कौन सी वाली है क्यू, और जो दूसरा सीक्वेंस है क्यूथ है, वो उसकी आखिरी टर्म आपके पास क्या है पी है, तो आपने साबित करना है, प्रूव करना है कि एनथ टर्म जो है आपके पास पी + q - n है। तो भाई एनथ टर्म के लिए आपको क्या चाहिए होता है A1 चाहिए होता है और D चाहिए होता है, वो आप कैसे निकालेंगे पीथ टर्म और क्यूथ टर्म में जनरल फार्मूला पुट करके। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में पीथ टर्म और क्यूथ टर्म, इधर भी मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया, इधर भी आपने जनरल फार्मूला लिख दिया। जनरल फार्मूला क्या होता है A(n) = A1 + n-1d। तो भाई इधर पीथ टर्म से मुराद है कि P आपके पास n है और A(n) आपके पास क्या है A(n) आपके पास Q है, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। पीथ टर्म से मुराद है ये जो आपके पास P है ना, ये आपके पास क्या है n है और A(n) आपके पास क्या है Q है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे A(n) आपके पास Q है और n की जगह आपने क्या लिखना है P लिखना है, समझ आ गई, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे ही। और Q टर्म से मुराद है Q जो है आपका n है और A(n) आपके पास क्या है P है, ठीक है, तो A(n) की जगह आपने P लिख देना है और n की जगह आप क्या लिख देंगे Q लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपके पास ये इसको आप कह देंगे इक्वेशन 1, इसको आप कह देंगे इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये मैंने पहले इक्वेशन 1 लिखी, फिर ये मैंने इक्वेशन 2 लिखी। अब आप क्या करेंगे इनके साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये A1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा P - 1D Q - 1 और D। तो लिख दिया P - 1 इंटू डी माइनस Q - 1 इंटू डी = Q - P लिख दिया। अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है डी कॉमन आ रहा है, डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा P - 1, तो P - 1 लिख लिया, इसमें से भी डी कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे अलामत कौन सी है माइनस की, माइनस जो अगला साइन कर देगा चेंज, तो क्या आ जाएगा -Q और +1 और Q - P वैसे का वैसे आ जाएगा। अब आप देखें +1 -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया P - Q, तो D इंटू P - Q = Q - P, और चूंकि हमने D फाइंड करना है तो ये आपके क्या हो जाएगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे P - Q है, यहाँ पे Q - P है, इन दोनों को आप सेम कर लें। ये P - Q है ना, अगर इसको आपने Q - P करना है तो आप इसमें से क्या ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस P है तो क्या आ जाएगा -P, ये -Q है तो क्या आ जाएगा +Q, यानी कि Q - P = Q - P, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ये -1 उधर चला जाएगा तो D = क्या आ जाएगी -1 आ जाएगा। अब D की वैल्यू निकल आई, अब किसकी वैल्यू निकालनी है आपने A1 की। अब आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 में D की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास A1 की वैल्यू निकल आएगी, तो मैं लिखा A1 = P - 1 D = Q1, ये आपकी इक्वेशन 1 है। इस D की जगह आप क्या पुट कर देंगे -1, तो मैंने इस D की जगह लिख दिया -1, -1 अंदर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, A1 वैसे आएगा -1 P से मल्टीप्लाई करेगा तो -P,
-1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा +1। और चूंकि आपने A1 निकालना है, बाकी वैल्यू इधर आ जाएंगी, +1 इधर आके हो जाएगा -1, -p इधर आके हो जाएगा +p। तो A1 आपके पास क्या आ गया, q + p - 1। अब आपने जनरल फार्मूला में वैल्यू पुट कर देनी है। भाई A1 हमने क्या निकाला है, q + p - 1। तो A1 की जगह मैं लिख दिया q + p - 1। n चूंकि हमारे पास नहीं है, n वैसे का वैसे रहेगा। d की वैल्यू आपने क्या निकाली है, -1। अब -1 अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो a ऑफ n q + p - 1 वैसे ही आ जाएगा। -1 n से मल्टीप्लाई करेगा तो -n आ जाएगा। -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा, +1। अब देखो ये +1 -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, a ऑफ n = p + q - n, जो कि आपने प्रूव करना तो आप लिख देंगे हैंस प्रूव। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 जैसा आप पहले भी एक क्वेश्चन करके आ चुके हुए हैं, अगली एक्सरसाइज में भी जाके आपने इसी तरह के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन एक कंडीशन बदली होगी। इसमें उसने बोला है कि AP, नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में इधर कंडीशन उसने चेंज कर देनी है। उसने बोला है कि अगर A 1/A 1/B और 1/C जो है वो AP में है, तो आपने साबित करना है कि B = 2AC/A + C। तो AP में है, तो AP में मैंने क्या बताया था कि AP ऐसा सीक्वेंस होता है जिसका कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है, सेम होता है। तो आप पहले टर्म लिख लें, 1/A 1/B 1/C, 3 टर्म दी हुई हैं। तो चूंकि तीनों टर्म का कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आपने लिखना है एज कॉमन डिफरेंस इन AP इज सेम, सो D1 = D2। D1 कैसे निकालेंगे, A2 - A1, और D2 कैसे निकालेंगे, A3 - A2। तो भाई A2 हमारे पास क्या है, A2 आपके पास 1/B है, A1 आपके पास क्या है 1/A। तो A2 की जगह लिख दिया 1/B, A1 की जगह लिख दिया 1/A। A3 आपके पास क्या है 1/C, तो मैंने A3 की जगह लिख दिया 1/C। और A2 आपके पास क्या है 1/B, तो मैंने 1/B लिख दिया। हमने साबित क्या करना है, B = 2AC/A + C। तो इधर हमने थोड़ी सी स्मार्ट स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। अब देखो बटे के नीचे क्या लिखा हुआ है, ABC, यानी कि ABC जो है वैल्यू उसमें सेम है। अब उससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे रिक्वायर्ड आंसर हासिल करने के लिए। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय ABC ऑन बोथ साइड। 1/B के भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ABC से। 1/A को भी कर देंगे मल्टीप्लाई किससे, ABC से। 1/C को भी कर देंगे ABC से, और 1/B को भी कर देंगे मल्टीप्लाई ABC से। अब देखें B हो जाएगा B के साथ कैंसिल, A हो जाएगा A के साथ कैंसिल, C हो जाएगा C के साथ कैंसिल, B हो जाएगा B के साथ कैंसिल। तो बाकी आपके पास क्या बच गया, AB - BC, तो मैं लिख दिया सॉरी AC बच गया, चूंकि B के साथ कैंसिल हो गया था, क्या बच गया AC, तो AC लिख दिया। A से कैंसिल हो गया, क्या बच गया BC बच गया, और माइनस दरम्यान में था, इधर कौन कैंसिल हो गया था C, तो क्या बच गया AB, इधर कौन कैंसिल हो गया था B, क्या बच गया AC। तो हमने लिख दिया AB - AC। अब जो हमें चाहिए वो हम लेकर आते हैं, ये भी -AC है, क्योंकि हमें 2 AC चाहिए। ये -AC है, इधर आके हो जाएगा प्लस, तो AC + AC हो जाएगा। ये -BC है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो AB + BC हो जाएगा। तो AC जमा AC क्या आ जाएगा, 2AC हो जाएगा आपके पास। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आता है, B कॉमन आता है, तो B आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा A + C। अब 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 2AC तो हमें चाहिए, क्योंकि हमें 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 यहाँ जो आंसर चाहिए ना उसमें B इधर रखना हमने, ठीक है। तो B को इधर रखेंगे, इसको हम उठा के इधर ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा 2AC/A + C, जो कि हमारी रिक्वायर्ड आंसर है। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हमने क्या किया, B को इधर रखा है, क्योंकि B ही हमें चाहिए था, 2 को इधर लेकर आने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, B इधर रखेंगे और A + C को इसके बटे के नीचे लेके डिवाइड कर देंगे। तो B = 2AC/A + C आपका क्या आ गया आंसर, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। ये भी सेम वैसा ही है जैसे हम क्वेश्चन पहले करके आए हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप उस डिफरेंस को नहीं समझेंगे तो सवाल मिक्सअप हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये भी वैसे ही हल होना है। तो इसको आपने गौर से समझना है। उसने कहा कि इफ़ 1/A 1/B एंड 1/C आर इन AP, की ये AP का हिस्सा है, तो आपने शो करना है कि कॉमन डिफरेंस, आप उसने यहाँ पे क्या बोला है कि कॉमन डिफरेंस जो है वो आना चाहिए A - C/2AC। समझ आ गई। तो आप क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे जो उसने गिवन दिया है। 1/A 1/B 1/C क्या है, AP में है, ठीक हो गया। अगर AP में है तो इसका क्या निकाल लेंगे आप, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो मैं D लिखा, D किस कैसे होता है, A2 - A1। तो भाई A2 आपके पास क्या है 1/B, और A1 आपके पास क्या है 1/A। लिखेंगे 1/B - 1/A। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। पहले जो हमने क्वेश्चन किया ना उसमें आपने इसको क्वेश्चन का नाम नहीं था दिया, लेकिन इसमें हम दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इसने कॉमन डिफरेंस बोला है, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन जो पहला डी कॉमन डिफरेंस निकाला है उसको आपने क्या कह दिया, क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। अब दूसरा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, D = A3 - A2। भाई A3 आपके पास क्या है 1/C, और A2 आपके पास क्या है 1/B। वैल्यू पुट कर देंगे 1/C - 1/B। इसको आप कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे, ठीक हो गया। अब चूंकि इसने कॉमन डिफरेंस कहा है
तो अब इसको इन दोनों इक्वेशन को आप निकालें ना जमा, ताकि हमारा आसानी से हल हो जाए। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो डी को डी में जमा कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में जमा करते हैं। तो लिखेंगे डी प्लस डी, और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर देंगे। 1 और बी माइनस 1 ओवर ए, मैं लिखा 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए, ये इसकी राइट हैंड साइड थी। इसकी राइट हैंड साइड क्या, 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी, तो मैं लिख दिया 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। अब देखो 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर बी दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया, डी प्लस डी क्या आ जाएगा आपके पास, 2d आ जाएगा। ये प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिख देंगे। तो 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर ए, इन दोनों का आप क्या ले लेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, ए सी का एलसीएम आ जाएगा, चूंकि दोनों नॉन कॉमन है तो मैं लिख दिया एलसीएम ए सी आ जाएगा। फिर उसके बाद इनको क्रॉस करवा देते हैं, ए करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो ए आ जाएगा, सी करेगा 1 से मल्टीप्लाई तो सी आ जाएगा। तो भाई इधर हमारे पास 2d है, हमें सिर्फ चाहिए कॉमन डिफरेंस यानी कि डी चाहिए, 2 इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस सी ओवर 2ac। यही आपने क्या करना था, प्रूफ, तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव। ठीक, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। पहले आप इसकी स्टेटमेंट को समझिए भाई, उसने क्या कहा है। वो कहता है कि अगर a ऑफ k और a ऑफ m जो है वो आपकी दो डिफरेंट टर्म्स हैं AP की, तो आपने शो करना है कि nth टर्म जो है वो आपके पास है a ऑफ k प्लस n माइनस के इंटू a ऑफ k माइनस a ऑफ m ओवर k माइनस m। अगर आपने nth टर्म को प्रूव करना है ना, तो आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, पहली a1, दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो भाई वो हम कैसे निकालेंगे, जो उसने टर्म दी हुई है ना a ऑफ k और a ऑफ m, इसमें आपने जनरल फार्मूला पुट करना है, तो आपको a1 और d की वैल्यू निकल आएंगी। कैसे निकलाएंगे वो बताते हैं। तो पहले आपने लिखना है a ऑफ k फॉर a ऑफ k, फिर आपने लिखना है फॉर a ऑफ m। तो जनरल फार्मूला क्या होता है, a ऑफ n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d। फिर इधर भी जनरल फार्मूला लिख देंगे भाई, इधर आपके पास n क्या है, k, तो इस n की जगह आपने लिख देना है k। तो इस n की जगह अभी आप क्या लिख देंगे, k। इस n की जगह अब आपके पास n क्या है, m है, तो इस n की जगह लिख देंगे आपने m लिख देना है। इस n की जगह भी आपने क्या लिख देना है, m लिख देना है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आपके पास ये क्वेश्चन 1 हो गई है, इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 कह देंगे, इसको आप क्वेश्चन नंबर 2 कह देंगे। अब क्वेश्चन 1 को क्वेश्चन 2 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये मैंने लिखा क्वेश्चन 1, ये मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये क्वेश्चन 1, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी ये माइनस की जगह गलती हो गई थी, इसलिए मैं इसको खत्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को लिख दिया। अब आपने इनको क्या कर देना, माइनस कर देना। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखें ये a जो है इस a के साथ कैंसिल हो जाएगा, a ऑफ k माइनस a ऑफ m आपका बच गया लेफ्ट हैंड साइड में। इधर आपके पास क्या बच गया, k माइनस 1 इंटू डी, तो k माइनस 1 इंटू डी माइनस m माइनस 1 इंटू डी, तो बच गया माइनस m माइनस 1 इंटू डी बच गया। ठीक हो गया। अब इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्योंकि हमने d की वैल्यू निकालनी है, तो क्या कॉमन आ रहा है, d, तो मैंने d कॉमन ले लिया। d कॉमन आ गया तो क्या बच गया, k माइनस 1 वो लिख दिया। यहाँ पे चूंकि माइनस है तो माइनस अगला साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, तो माइनस m प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस 1 प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, k माइनस m। तो d इंटू के माइनस एम आपका बच जाएगा, a ऑफ k माइनस a ऑफ m वैसे का वैसे आ जाएगा। अब चूंकि आपने d की वैल्यू निकालनी है, तो d इधर रहेगा, तो k माइनस m इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, a ऑफ k माइनस a ऑफ m इंटू के ओवर के माइनस एम। ठीक है, ये आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, a1 की वैल्यू। a1 के लिए आपने इक्वेशन 1 ले लेनी है। इक्वेशन 1 क्या थी आपके पास, a ऑफ k इज इक्वल टू a1 प्लस के माइनस 1d हो गया। यस, ये आपके पास इक्वेशन थी। आपने चूंकि a1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये इधर क्या कर रहा है, प्लस है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a1 किसके इक्वल हो जाएगा, a ऑफ k माइनस के माइनस 1 और d। यहाँ तक समझ आ गई भाई। आपने इधर भी जनरल फार्मूला पुट कर लें। जनरल फार्मूला आपके पास क्या था, a ऑफ n इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1 और d। चूंकि आपने a1 की वैल्यू भी निकाल ली है और d की वैल्यू भी निकाल ली है, और चूंकि हमने इसको प्रूव करना है nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए आपने क्या लिखना है, जनरल फार्मूला लिखना है। तो a1 की वैल्यू आपने क्या निकाली है, a ऑफ k माइनस के माइनस 1d, तो मैंने इस a1 की जगह ये वैल्यू लिख दी। ठीक हो गया। फिर आगे n माइनस 1d मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अभी मैंने d की वैल्यू नहीं लिखी, क्यों नहीं लिखी, क्योंकि इसमें भी d मौजूद है। क्योंकि अगर दोनों में d मौजूद है, पहले हम d काम ले लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। अभी फिलहाल हमने किसकी वैल्यू पुट की है, a1 की वैल्यू पुट किया। अब देखो ये आपका एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, तो d मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। समझ आ गई। तो जब d कॉमन लिया इन दोनों में से,
तो यहाँ पे क्या रह गया, ए ऑफ के, ए ऑफ एन वैसे के वैसे आ गया, ए ऑफ के भी वैसे के वैसे आ गया, एन माइनस वन भी वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये डी आपका क्या आ चुका है, कॉमन आ चुका है। तो ये माइनस ने अगला साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना, ये माइनस के हो जाएगा, ये माइनस वन है तो क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, डी आपका कॉमन आ चुका है हुआ है, तो ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ के प्लस एन माइनस वन, ठीक हो गया, और के सॉरी ये माइनस वन तो आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एन माइनस के, एन माइनस के बच गया। अब डी की जगह आपने वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो डी की वैल्यू आपके पास क्या थी, ए ऑफ के माइनस ए ऑफ एम ओवर के माइनस एम, तो वही आपका यही आपने प्रूव करना था, आपने लिख देना हैंस प्रूफ, एन टर्म जो है आपके पास है ए ऑफ के प्लस एन माइनस के इंटू ए ऑफ के माइनस ए ऑफ एम ओवर के माइनस एम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 दिखने में आपको डरावना लगेगा, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बोला है और इसको हम बड़े आसान तरीके से हल करेंगे। उसने कहा है कि अगर A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू A ऑफ n आर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वैल्यू है, एंड इन AP और AP का हिस्सा है, तो आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में रीड नहीं की चूंकि बड़ी लंबी सी है, तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं देखता हूँ क्या लिखा हुआ है, n माइनस वन ओवर अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए ऑफ एन के इक्वल लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेंगे। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में एक बात बताई थी कि जब भी बटे के नीचे वैल्यू जो है अंडर रूट वाली आ जाए या योटा वाली आ जाए, तो आपने उसको फौरी तौर पे क्या कर देना, रैशनलाइज कर देना। अब देखो बटे के नीचे वैल्यू हमारे पास क्या है, अंडर रूट वाली वैल्यू आना, अंडर रूट वाली वैल्यू है, तो इसको क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। कैसे रैशनलाइज करेंगे, जो भी अलामत हो, प्लस की अलामत हो तो उसको आप माइनस कर देते हैं, माइनस की अलामत हो तो उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे अलामत प्लस वाली है, उसी से आपने मल्टीप्लाई कर देना है, उसी से आपने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो पहली टर्म आपने वैसे कि वैसे लिख दी, वन ओवर अंडर रूट ए वन प्लस अंडर रूट ए टू को वैसे लिख दिया। तो इसको आपने साइन चेंज करके इसी से मल्टीप्लाई कर देना है, इसी से डिवाइड कर देना है। तो लिखा अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू ओवर अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू। यहाँ तक समझ आ गई। इधर भी आपने वैसे ही करना है, इधर लामत कौन सी वाली है, प्लस वाली है, तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पहली टर्म वैसे लिख लेंगे, इसके साथ आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे, लेकिन लामत माइनस की लगा देंगे। अंडर रूट ए टू माइनस अंडर रूट ए थ्री ओवर अंडर रूट ए टू माइनस अंडर रूट ए थ्री। समझ आ गई। आपने उससे मल्टीप्लाई किया, उसी से आपने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब एनस्ट्रोम को भी आप रैशनलाइज कर देंगे, डरना नहीं है। इधर साइन कौन सा वाला है, प्लस वाला है, तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो आप लिखेंगे वन ओवर अंडर रूट ए ऑफ एन माइनस वन प्लस अंडर रूट ए ऑफ एन, वैसे लिख दिया। इधर साइन प्लस वाला है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस वाली टर्म से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक समझ आ गई ना भाई आपको। अब आपने क्या करना है, अब देखो वन जो है इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए वन माइनस अंडर रूट ए टू। ऊपर टर्म तो वैसे की वैसे आ जाएगी। अब नीचे देखो क्या लिखा है, ये आपका ए प्लस बी, ये ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो भाई ए आपके पास क्या है, अंडर रूट ए वन, तो आप लिखेंगे अंडर रूट ए वन का स्क्वेयर। बी आपके पास क्या है, अंडर रूट ए टू, तो लिखेंगे अंडर रूट ए टू का स्क्वेयर, दरमियान में साइन माइनस वाला। इधर भी देखें आपके पास ये प्लस है, ये माइनस है। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो ए आपके पास क्या है, अंडर रूट ए टू, तो अंडर रूट ए टू का स्क्वेयर लिख देंगे। बी आपके पास क्या है, अंडर रूट ए थ्री, तो लिखेंगे अंडर रूट ए थ्री का स्क्वेयर। समझ आ गई भाई आपको। अब आपने क्या करना है, इसको भी इधर भी देखें, जो एन एस टर्म है ना उसको भी आप कर देंगे। ये आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। ए आपके पास क्या है, अंडर रूट ए ऑफ एन माइनस वन, तो अंडर रूट ए ऑफ एन माइनस वन का होल स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले का लगाएंगे। बी आपके पास क्या है, अंडर रूट ए ऑफ एन, तो ए ऑफ एन का स्क्वायर लिख देंगे। अब क्या होगा, स्क्वायर अंडर रूट का कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, कैंसिल कैंसिल कर दिया, ठीक है। अंडर रूट के ऊपर जो है स्क्वायर वो कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया उसको आपने लिख लेना है। अब देखें आपके पास बटे के नीचे क्या बच गया, ए वन माइनस ए टू माइनस ए थ्री, ए ऑफ एन माइनस वन माइनस ए ऑफ एन बच गया। यहाँ पे बात आपने मेरी गौर से सुनी है, उसने एक कंडीशन दी थी, वो क्या थी, गिवन ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन अप टू ए ऑफ एन इन ए पी। तो भाई अगर वो ए पी में है, ये सीक्वेंस आपका ए पी में है, तो ए पी की क्या खसूसियत होती है कि उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होता है, सेम होता है। तो आप इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, ए थ्री माइनस ए टू एंड ए ऑफ एन माइनस ए ऑफ एन माइनस वन, यानी कि एन एस टर्म का भी। एन एस टर्म से पहले टर्म कौन सी वाली है भाई,
ए ऑफ एन माइनस वन। कैसे करते हैं भाई, ए टू में से ए वन माइनस निकालते हैं, जो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना आता है। तो आपने कॉमन डिफरेंस निकाली और उनको एक दूसरे के इक्वल रख दिया, चूंकि इक्वल आते हैं। अब देखें इसके बट्टे के नीचे हमारे पास क्या है, ए वन माइनस ए टू, और जबकि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, ए टू माइनस ए वन। अगर इसको ए टू माइनस ए वन करना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस आपका बाहर ही पड़ा रहेगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू से भी माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर ऊपर वाली वैल्यू से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आपका ए वन माइनस ए टू है ना, तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ए टू माइनस ए वन। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो क्या बच गया, अंडर रूट ए टू माइनस ए वन। बटे के नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, ए टू माइनस ए वन। इधर भी आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस अंडर रूट ए थ्री माइनस अंडर रूट ए टू, ओवर माइनस कॉमन ले लिया ए थ्री माइनस ए टू। एन टर्म में से भी कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो ये आपकी प्लस वाली है तो क्या हो जाएगी, ये आपकी प्लस वाली तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये माइनस वाली तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। ठीक हो गया, तो आपने दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया हुआ है। अब ये माइनस माइनस के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो बाकी आपके पास क्या बच गया, अंडर रूट ए टू माइनस अंडर रूट ए वन ओवर डी, सॉरी डी नहीं अभी लिखेंगे हम। अब क्या बच गया, अंडर रूट ए टू माइनस अंडर रूट ए वन ओवर ए टू माइनस ए वन। अब देखो ए टू माइनस ए वन हमारा किसके इक्वल है, ए टू माइनस ए वन हमारा डी के इक्वल है। इतनी हिस्से की जगह आपने क्या लिख देना, डी लिख देना। अब ए थ्री माइनस ए टू किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। ठीक है, ये देखो ए थ्री माइनस ए टू, तो इसकी जगह भी आप लिख देंगे डी लिख देंगे। ए ऑफ एन माइनस वन किसके इक्वल है, ए ऑफ एन माइनस वन इक्वल टू किसके है, डी के। तो क्या लिख देंगे आप, डी। अब देखो पूरे एक्सप्रेशन में आपके पास डी कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। तो आप डी क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कैसे लेंगे, चूंकि वन ओवर डी लेना पड़ेगा, बट्टे के नीचे है, तो वन ओवर डी आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। वन ओवर डी कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ये डी आपका कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। तो आपके पास बच जाएगा अंडर रूट ए टू लिख दिया, माइनस अंडर रूट ए वन लिख दिया, अंडर रूट ए थ्री लिख दिया, अंडर रूट ए टू लिख दिया, एन टर्म भी आपने लिख दी। अब आप देखें ये अंडर रूट ए टू माइनस अंडर रूट ए टू कैंसिल हो गया। ये अंडर रूट ए थ्री, चूंकि ए वन आपका एक ही दफ़ा आएगा सीक्वेंस में, फर्स्ट टर्म जो है आपकी एक ही दफ़ा आएगी। तो ए थ्री के बाद ये सीक्वेंस चलता जा रहा है ना, इसमें माइनस वाली टर्म भी है, तो ए थ्री भी कैंसिल हो जाएगा। ये ए ऑफ एन जो है ना, इससे पहले जो है एक प्लस वाली टर्म भी है आपकी, प्लस अंडर रूट ए ऑफ एन माइनस वन, ये भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास दो वैल्यू बच जाएगी, एक फर्स्ट टर्म बच जाएगी और एक एन टर्म बच जाएगी। तो और वन ओवर डी भी बच जाएगा, लिखेंगे वन ओवर डी ब्रैकेट लगा के ए ऑफ एन माइनस अंडर रूट ए ऑफ वन लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, डी की वैल्यू पुट कर लेंगे। डी की वैल्यू आएगी कहां से, चूंकि ये एपी का हिस्सा है, तो आप क्या लिखेंगे, एपी का जनरल फॉर्मूला लिख देंगे। आप लिखेंगे एज वी नो दैट ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए ऑफ वन प्लस एन माइनस वन डी। तो भाई चूंकि आपने डी की वैल्यू निकालनी है, डी इधर रहेगा, ये ए वन इधर क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो ए ऑफ एन माइनस ए वन आ जाएगा। चूंकि डी की वैल्यू निकालनी है, एन माइनस वन के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ए ऑफ एन माइनस ए वन ओवर एन माइनस वन। अब ये जो डी की वैल्यू आपने निकाली है ना, इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इस डी की जगह लिख देंगे वन ओवर होल बटा लिख दिया आपने, तो चूंकि बटे के नीचे वैल्यू थी ना, तो आप लिख देंगे ए ऑफ एन माइनस ए वन ओवर एन माइनस वन। ये वाली वैल्यू आपकी वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब चूंकि बटे के नीचे बटा है तो एन माइनस वन ऊपर आ जाएगा, वन के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा एन माइनस वन ओवर ए ऑफ एन माइनस ए वन। ये वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी, लेकिन चूंकि ये अंडर रूट वाली वैल्यू है, इसको आप क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। यहाँ पे साइन माइनस का है तो क्या करेंगे, अंडर रूट ए ऑफ एन प्लस अंडर रूट ए ऑफ वन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उसी से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखो ये आपकी माइनस में है, ये आपकी प्लस में है, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए आपके पास क्या है, अंडर रूट ए ऑफ एन, तो लिखेंगे अंडर रूट ए ऑफ एन का स्क्वायर, और बी आपके पास क्या है, अंडर रूट ए वन, तो लिखेंगे ए वन का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ जाएगी, चूंकि इसके नीचे वन है, वन इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यही वाली वैल्यू आ जाएगी। अब स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे साथ चलती आएगी। ए ऑफ एन माइनस ए ऑफ वन आपका बच जाएगा, बटे के नीचे क्या है, अंडर रूट ए ऑफ एन माइनस अंडर रूट ए ऑफ वन रह गया। अब देखें ये ए ऑफ एन माइनस ए ऑफ वन ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास क्या रह गया, एन माइनस वन और ओवर ए ऑफ अंडर रूट ए ऑफ एन माइनस अंडर रूट ए ऑफ वन। तो आपने लिख दिया, यही आपने क्या करना था, प्रूव करना था, एन माइनस वन ओवर अंडर रूट ए ऑफ एन माइनस अंडर रूट ए ऑफ वन। तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, इसकी स्टेटमेंट को आप गौर से समझे। उसने कहा है कि इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन है बी माइनस सी एक्स स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली।
इज इक्वल टू 0 और उसने बोला है कि आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। भाई रूट्स की नेचर के बारे में कौन बताता था? आपने 10 क्लास में पढ़ा था कि रूट्स की नेचर जो है डिस्क्रिमिनेट फार्मूला बताता है। तो इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई कर देंगे? डिस्क फार्मूला यूज कर लेंगे। तो लिखा है शो दैट ए बी सी आर इन ए पी, क्योंकि उसने बोला रूट्स आर इक्वल, रूट्स की नेचर के बारे में बात हो रही है। तो रूट्स की नेचर कौन बताता है? डिस्क्रिमिनेट फार्मूला। तो डिस्क्रिमिनेट फार्मूले के लिए आपको क्या चाहिए होता है? ए चाहिए होता है, बी चाहिए होता है और सी चाहिए होता है। तो पहले आप इक्वेशन को लिख लेंगे। तो मैंने पहले इक्वेशन लिख ली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन उसने दी हुई है। तो यहाँ पे ए आपके पास क्या है? बी माइनस सी। तो चूंकि कैपिटल ए लिखेंगे, स्मॉल ए बी सी पहले से इन्वॉल्व है ना, तो आप कौन सा लिख लेंगे? कैपिटल ए इज इक्वल टू बी माइनस सी। तो बी आपके पास क्या है? सी माइनस ए। तो सी आपके पास क्या है? ए माइनस बी। तो सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? डिस्क फार्मूला। वो क्या होता था? डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ याद आया? 10 क्लास में आप करके आए हैं। तो भाई बी की वैल्यू आपके पास क्या है? सी माइनस ए। तो सी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 वैसे का वैसे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है? बी माइनस सी। तो वो वाली पुट कर दी। तो सी आपके पास क्या है? सी है आपके पास ए माइनस बी। ए माइनस बी लिख दिया भाई। यहाँ पे आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो किसके इक्वल होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए आपके पास सी है तो क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। माइनस 4 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में मल्टीप्लाई। बी करेगा ए से मल्टीप्लाई तो ए बी, बी करेगा बी से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर। ये प्लस बी है, ये माइनस बी है तो क्या आ जाएगा? माइनस बी स्क्वायर। अब माइनस सी करेगा ए से मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा? माइनस ए सी। माइनस सी जो है माइनस बी से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो प्लस बी सी आ जाएगा। अब ये वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ जाएगी। अब माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? अलामतें चेंज हो जाएगी। माइनस 4 जब ए बी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? माइनस ए बी। माइनस 4 जब बी से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा? प्लस 4b स्क्वायर। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अब 4 ने बी सी से मल्टीप्लाई करना तो 4bc, 4 ने ए सी से मल्टीप्लाई करना तो 4ac हो जाएगा। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा था 9 क्लास में, वो क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac या प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c आपने फार्मूला पढ़ा था। इसको हमने उस शक्ल में लेकर आना है। ये सी स्क्वायर वैसे लिखेंगे, मैंने इसको रेंज भी कर लिया। ए स्क्वायर मैंने पहले लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने बी स्क्वायर किधर है? ये है। ये 4b स्क्वायर है ना, इसको लिख देंगे 2b स्क्वायर। उसके बाद सी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर आपका बन गया। उसके बाद क्या आता है? ए बी आता है। ए बी बी सी और सी ए बी आपका किधर है भाई? ए बी है हमारे पास, सी है। माइनस 4ab है तो क्या लिखेंगे? माइनस 2 इंटू 2ab। ठीक है। ए बी के बाद क्या आता है? बी सी। बी सी आपके पास किधर है? ये है। ये माइनस 4bc है तो क्या लिखेंगे? माइनस 2 इंटू 2bc लिख देंगे। देखो 2 2 4 हो जाएगा ना। और फिर बी सी के बाद क्या था? सी ए। सी हमारे पास है माइनस 2ac है और कहाँ हो गया? ये प्लस 4ac है। चार में से दो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे प्लस 2 इंटू 2ac। ठीक हो गया। ये आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac। ठीक हो गया। वो किसके इक्वल होगा? a माइनस 2b, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो b के साथ साइन कौन सा आएगा? माइनस वाला आ जाएगा। a माइनस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर। और चूंकि उसने कहा था कि रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं, रूट्स तब इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाता है? परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। एक तो ग्रेटर देन 0 हो और साथ में क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर हो, तो रूट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आपने लिखना है सिंस डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, सो रूट्स आर क्या है? इक्वल हैं। तो आपने जो ये जो वैल्यू आई है इसको क्या कर लेंगे? इक्वल टू 0 पुट कर लेंगे। ए प्लस सी और माइनस 2b मैंने अलग लिख दिया। ए प्लस सी माइनस 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर का क्या ले लेंगे? अंडर। जब अंडर लेंगे तो स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए प्लस सी माइनस 2b इज इक्वल टू 0। क्योंकि गर्मी का मौसम है, पसीना बहुत ज़्यादा आया हुआ है काम करवाते हुए, तो भाई वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो क्या होगा भाई? माइनस 2ab, इसलिए थोड़ा सा ये गंद पड़ गया हुआ है। माइनस 2b इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस 2ab। तो क्या लिखेंगे? ए प्लस सी इज इक्वल टू बी आर इन ए पी। तो यही आपका क्या है? आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको भी आप थोड़ा सा गौर से देखें और स्टेटमेंट को समझ लें। उसने कहा है कि इफ साइड्स ऑफ आर राइट एंगल, राइट एंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। यानी कि कोई भी ट्रायंगल जिसमें एंगल जो है एक 90 का हो उसको आप राइट एंगल कहते हैं। आर इन ए पी क्यों कहते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो आपका ए पी का हिस्सा है, तो आपने उसकी रेशियो निकालनी है साइड की। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल की कितनी साइड होती हैं? 3 होती हैं, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। उसकी वो कहता है रेशियो आपने निकाल के दे दी है। तो आप क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, चूंकि वैल्यू तो उसने कुछ नहीं दी हुई, तो आप क्या करेंगे? ए माइनस डी एक वैल्यू ले लेंगे और उसी का कॉन्जुगेट ले लें। माइनस का क्या आ जाएगा? कॉन्जुगेट ए प्लस डी हो जाएगा और ए
डी जो है आपका कॉमन डिफरेंस, डी हमने वैल्यू इसलिए लिया है क्योंकि ए पी है, तो इसलिए आपने डी वाली वैल्यू भी लेनी है। तो ए माइनस डी और इसी का आप क्या ले लेंगे कॉन्जुगेट, ए प्लस डी, और तीसरी वाली हो जाएगी ए। ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म में से कुछ ऐड किया, फर्स्ट टर्म में से क्या किया माइनस किया, ठीक है। तो ये आपकी है तीन साइडें आपने ले ली। आर द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपने डिसाइड करना है कि हाइपोटेनियस कौन सी वैल्यू है। भाई हाइपोटेनियस क्या होती है, बेस और परपेंडिकुलर का से जो बड़ी साइड होती है ना उसको आप कहते हैं हाइपोटेनियस। तो भाई बड़ी साइड कौन सी वाली है, ए प्लस डी। अब इन दोनों में से किसी एक को, जिसको मर्जी आप चाहें बेस कह लें, जिसको मर्जी चाहें परपेंडिकुलर कह लें। तो मैंने एक डायग्राम बना लिया है, तो मैंने किसको लिख दिया, ए प्लस डी को हाइपोटेनियस में लिख दिया, ए को हमने क्या ले लिया परपेंडिकुलर, और ए माइनस डी को हमने क्या लिख लिया बेस ले लिया हुआ है। तो ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा थ्योरम अप्लाई होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो भाई हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ए प्लस डी है, और बेस में आपके पास क्या है, ए माइनस डी है, तो वैल्यू लिख दी। परपेंडिकुलर आपके पास क्या ए है, तो ए का स्क्वायर लिख देंगे। ये आपका क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वो फार्मूला ओपन कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। इधर माइनस वाला फार्मूला ओपन हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। ये ए स्क्वायर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 2a स्क्वायर। हल हो गया, बाकी तो कुछ हल नहीं होता। अब क्या करेंगे, इनको एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि ये 2a स्क्वायर है तो ये साइड बड़ी है, तो अब क्या करेंगे इनको उठाकर इधर ले आएंगे। ये प्लस ए स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस ए स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, प्लस 2ad इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2ad। ये प्लस डी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, ठीक है, माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। तो मैंने ये 2a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad पहले लिख लिया, प्लस 2ad इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2ad। ये प्लस डी स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, ये 2a स्क्वायर ये माइनस ए स्क्वायर क्या बच जाएगा आपके पास ए स्क्वायर, ये माइनस 2ad ये माइनस 2ad क्या आ जाएगा 4ad आ जाएगा। ये प्लस डी स्क्वायर ये माइनस डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच गया ए स्क्वायर माइनस 4ad। इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा ए इंटू ए माइनस 4d, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर में से ए कॉमन लेंगे तो क्या बच गया ए, 4ad में से ए कॉमन ले लेंगे क्या बच जाएगा डी रह जाएगा। अब ए इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ए माइनस 4d इज इक्वल टू 0 बड़े, जब 0 को ए पे डिवाइड करेंगे तो क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा, ए माइनस 4d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या होगा भाई, ये माइनस 4d इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 4d, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 4d आ गई है। तो भाई आपने जो वैल्यू पुट की हुई है, आपने बेस क्या पुट किया हुआ है ए माइनस डी, परपेंडिकुलर क्या पुट किया हुआ है ए पुट किया हुआ है, और हाइपोटेनस आपने क्या लिया था ए प्लस डी। अब आपने ए की वैल्यू पुट कर देनी है, ए आपने आपकी वैल्यू क्या निकली है 4d आई है ना, तो ए की जगह आप लिख देंगे 4d, ये माइनस डी पहले ही है, 4d माइनस डी करेंगे तो क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा। परपेंडिकुलर है आपने ए पुट किया हुआ है, ए की वैल्यू आपके पास 4d है, फिर इधर भी आप ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए आपके पास आया 4d, तो 4d लिख दिया, 4d प्लस डी करेंगे तो क्या आ जाएगा 5d। अब आपने इसकी रेशियो बनानी है इन तीनों साइडों की, तो क्या आ जाएगा 3d रेशियो 4d रेशियो 5d, डी डी से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो रेशियो क्या आ गई 3 रेशियो 4 रेशियो 5। यही आपका क्या है आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, लास्ट वाला क्वेश्चन है भाई। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम यार लाइक तो कर दिया करें, सिर्फ लाइक के लिए कहता हूँ, सब्सक्राइब करना हो या ना करना हो वो आपकी मर्जी है, तो सिर्फ लाइक कर दिया करें, उससे कोई इशू नहीं होगा भाई। कुछ इशू होगा तो मुझे बता देना कि भाई लाइक करने से मुझे कोई इशू हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, इसकी भी आप स्टेटमेंट को समझे। उसने कहा है कि इफ़ एनस्टॉम, लास्ट वाली टर्म जो कहता है एनस्टॉम जो है ऑफ प्रोग्रेशन इज लीनियर, कि वो लीनियर है एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन है इन एन, देन प्रूव दैट प्रोग्रेशन इज एन एपी, कि ये जो प्रोग्रेशन है वो आपका एपी है। तो आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन में उसने क्या है लीनियर एक्सप्रेशन आपने लेना है, तो आप लिखेंगे ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी। लीनियर कौन सा होता है भाई, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होती है 1 होती है, तो मैंने लीनियर एक्सप्रेशन ले लिया, ए ऑफ एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी। और अब एन की वैल्यू आपने खुद पुट कर लेनी, एन इज इक्वल टू 1 2 3, और चूंकि उसने कहा है एपी का हिस्सा है, तो भाई एपी के बारे में मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ, एपी ऐसा सीक्वेंस होता है जिसमें कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल होता है, सेम होता है, तो आपने इसका कॉमन डिफरेंस ही इक्वल करना है। तो क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस तो तब होगा ना जब आपके पास सीक्वेंस होगा, तो आप इस ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है ना इसकी मदद से आपने सीक्वेंस बना लेना है। तो भाई एन इज इक्वल टू 1 2 3 पुट कर लेंगे, पहली दफ़ा आप एन पुट कर लेंगे 1, तो इस एन की जगह आप पुट करेंगे 1, तो ए 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है ए प्लस बी। अब फिर इस 1 की जगह आपने क्या पुट कर देना 2 पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस बी,
फिर इस 1 की जगह आपने यानी कि n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देंगे तो a(3) किसके इक्वल हो जाएगा, 3a प्लस बी आ जाएगा। फिर a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a प्लस बी आ जाएगी। क्योंकि AP का हिस्सा हमने शो करना है, AP क्या होता है कि जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो आप लिखना है एज वी नो दैट कॉमन डिफरेंस इन AP इज सेम लिखना, ठीक है। D1 इज इक्वल टू D2 लिख देंगे, क्योंकि दो कॉमन डिफरेंस ले लेंगे, उन दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो A2 माइनस A1, भाई A2 हमारे पास क्या है, A2 हमारे पास है 2a प्लस बी, तो आप A2 की जगह लिखेंगे 2a प्लस बी, माइनस है तो माइनस लगाएंगे लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे। A1 हमारे पास क्या है, A1 है a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दिया। A3 आपके पास क्या है, 3a प्लस बी, तो A3 की जगह लिखेंगे 3a प्लस बी। और भाई A2 हमारे पास क्या है, A2 है 2a प्लस बी, तो 2a प्लस बी ब्रैकेट लगा के लिख दिया आपने, ठीक है। माइनस ने अगला साइन चेंज कर देना, माइनस ने अगला साइन चेंज कर देना, ठीक हो गया। ये प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब देखें भाई, ये 2a माइनस a करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, b जो है b के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 3a माइनस 2a करेंगे तो क्या आ जाएगा, a, b जो है b के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो भाई कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, सेम आ गया ना। तो आप लिख रहे हैं सो a ऑफ n इज इक्वल a n प्लस b इन ए पी।